नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। नोबडी कैन डू एवरीथिंग बट एवरीवन कैन डू समथिंग। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम ये सोचें कि हर कोई जो है ना सब कुछ कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इंसान ज्यादातर वही काम कर सकता है जो उसके अंदर टैलेंट है। ओके, अगर उस टैलेंट के हिसाब से चलता है तो वो खुश रहता है, उसको मजा आता है काम करने में। अगर हम ये कहें कि हर एक इंसान जो है ना हर कोई काम कर सकता है, फिर वो हर कोई काम अगर वो कर रहा है ना, तो उस सभी कामों में वो एफिशिएंट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, लेकिन जितने आपकी लिमिट है उसके हिसाब से। बहुत सारे इंसान होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मल्टी टैलेंटेड कहने का मतलब एक के बाद दूसरा काम अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो करते हैं तो तभी करते हैं जब अच्छी उनकी रिसर्च होती है, अच्छी खासी तपस्या होती है, तब वो कर लेते हैं। ओके, लेकिन सारे ही काम कर लोगे, ओके, तो वो यहाँ पर जो बात ना वो ठीक नहीं बैठती। लेकिन आगे ये भी बात करें, बट एवरी वन कैन डू समथिंग, मतलब हर कोई जो है ना थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकता है ना। थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पर करना चाहे कर ही सकता है, मतलब फ्री बैठने के अलावा। तो इस तरीके से हमें ना अपने आप को बैलेंस करके चलना है। ओके, जो जो हमारे अंदर टैलेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एक्सप्लोर करना है। और जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना तजुर्बा हमारा बढ़ता जाएगा, और उतना जितना हम काम कर रहे हैं जिस भी टैलेंट के हिसाब से, उसमें तरक्की मिलती जाएगी, तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो मतलब जीवन में बहुत जरूरी होता है, जो मन कर रहा हो ना काम करने को, तो उसके ऊपर जरूर फोकस करें, उसको अपना करियर बनाएं और आगे बढ़े। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो ये फ्रंट पेज है, तो ये एडिटोरियल वाला पेज है। तो अभी फ्रंट पेज में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जब भी कुछ बात की जा रही है, जो हमारे बैंक है, जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, तो उन्होंने अभी आरबीआई को कहा है कि जो यहाँ पर बैड लोन रूल्स है ना, तो उनको थोड़ा सा आप रिलैक्स करें। अभी क्यों कहा? क्यों अभी इसलिए कह रहे हैं कि अभी पैंडेमिक के चलते इसको, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर जो बॉरोवर्स ने पैसे उधार लिए हैं, तो हम अभी, मतलब सिनेरियो ऐसा है कि काम धंधे लोगों के बंद हो रहे हैं, और मतलब वापस रीपेमेंट भी टफ हो रही है। तो यहाँ पर भी एक लिमिट है कि मतलब कि जिनका लोन जो है ना 2 करोड़ रुपए तक है, तो अभी उनको यहाँ पर बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लिक्विडिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं बैंकों को, एनपीएफसी, ओके, इन इन दोनों को। और साथ ही साथ अपना जो फ्यूचर प्लान है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बात करें कि जो ये सेकंड वेव आया है, तो उसको आप जो है ना नेचुरल क्लैमिटी मानकर चलें। ओके, नेचुरल क्लैमिटी मान के चलें, और उस तरीके से यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई ने वो रिएक्ट करे और मतलब सपोर्ट करे जो हमारे बैंक्स हैं और जो हमारी एनबीएफसी है। तो जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने हाल ही में मीटिंग भी की है जो हमारे सरकारी बैंक है और दूसरे जो प्राइवेट बैंक है। ओके, तो उनके जो की पर्सनल है उनके साथ। तो अभी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में एडिटोरियल भी अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो केस है, तो अभी 4 लाख से थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। तो अभी वही बात की जा रही है कि मतलब टेस्टिंग हमें और बढ़ानी है। तो अगर 28 अप्रैल की बात करें, तो अभी ये 3 मई 4 मई की बात करें, तो अभी थोड़ा सा जहाँ पर जो बड़े बड़े शहर है वहां पर गिरावट देखने को मिली है जो कोविड के केसेस है। ओके, और आगे यहाँ पर आईपीएल के बारे में बात है। तो यहाँ पर भी इसको सस्पेंड कर दिया गया है यहाँ, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर एडिटोरियल पेज की बात करें, तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल है इस बार। तो अभी देखो, जो भी न्यूज आए ना, जो भी फ्रंट पेज पे न्यूज हो या फिर पूरे न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज हो, तो उसके बारे में एडिटोरियल्स आते ही आते हैं जब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो एडिटोरियल जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो जितने भी न्यूज कंटेंट हमारे होते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। तो आप टेंशन मत लो कि मतलब हम न्यूज पोर्शन छोड़ रहे हैं। तो अभी सिर्फ मैंने जो फॉर्मेट है ना उसको बदला है। तो एडिटोरियल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, जो बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका अलग से वीडियो आता है। ओके, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं बचती है जिसका कि मतलब हम डिस्कशन नहीं करें। सर, आपकी ड्यूटी ये है कि डेली बेसिस पे आप फॉलो करके चलो, तो आपके सभी टॉपिक्स जो है ना वो कवर हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट जो एडिटोरियल यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है ना, तो उसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसी बनाए। तो अभी ऑथर अपनी सुजेशन दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, तो अभी ज्यादातर क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों में टसल चल रहा है। ओके, मतलब सप्लाई जो है ना वो नहीं पहुंच पा रही है राज्यों तक। तो जिसके चलते जो वैक्सीनेशन ड्राइव उसको एक्सटेंड भी किया गया है, जो मतलब 18+ जिनको अभी वैक्सीनेट करना है। तो अभी उसका सोल्यूशन बता रहे होगे। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आरबीआई जो है वो क्यों यहाँ पर जो है एनबीएफसी बॉन्ड्स खरीदे,
ओके, तो अभी जो हमने ये फ्रंट पेज न्यूज पढ़ी थी, तो अभी इसी के रिगार्डिंग आगे डिटेल में पढ़ते हैं इसको। और तीसरा एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है ये वाला। ओके, तो ये यहाँ पर ना जो हमारा बिजली का पावर सेक्टर है ना, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा की गई। तो काफी नई बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी कि क्या सिनेरियो है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है, ओके, किस तरीके से होती है, डिस्कॉम होते हैं तो कैसे काम करते हैं, क्या क्या उनके ऊपर चैलेंजेस हैं, तो पीछे हमने क्या किया है हमारी हिस्ट्री में, तो अभी फ्यूचर प्लान क्या है। जो सभी चीजें को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चंस निकल सकते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल फोर्थ। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो हमारी अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीन सप्लाई के मामले में और मतलब कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट वो आपस में कोऑर्डिनेट करके चले। तो अभी ऑथर यहाँ पर मुद्दा उठा रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर एंटी बीजेपी यहाँ पर रीजनल पार्टीज है जो कि सत्ता में बैठ गई है दोबारा। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए, तो पहले भी थी। तो अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनता हुआ थोड़ा कम दिख रहा है। ओके, तो फिर भी कैसे आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में कुल मिलाकर यहाँ पर 9 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं ऑथर के द्वारा कि किस तरीके से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके ऊपर कैसे हम काम करें, जो है वैक्सीन को कैसे आगे जो है पहुंचाना है जिन जिन को जरूरत है। तो अभी इसके रिगार्डिंग भी इसका सोल्यूशन जो है ना वो हम उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये वाला है, ये यहाँ पर वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है कि पूरी दुनिया में कितने कितने यहाँ पर पॉपुलेशन को ना वैक्सीनेट कर दिया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में देख ले। तो यहाँ पर देखिए, अभी इसराइल जो है ना वो टॉप पर है। तो इसराइल अभी उसकी अगर कुल आबादी की बात करें, तो जो पहला डोज होता है तो 40% आबादी को पहला डोज मिल चुका है। तो 60% आबादी ऐसी है जो फुली वैक्सीनेट कर दी गई। फुली वैक्सीनेट कहने का मतलब कि पहला डोज भी मिल गया और दूसरा डोज भी मिल गया। तो अभी ये टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट है, तो जिसमें टॉप पर है इजराइल। तो ये यहाँ पर जो परसेंटेज दी गई ना वो दी गई है जो कुल आबादी है उसके हिसाब से। तो कुल आबादी का एवरेज जो है 58% इसराइल जो है उनको वैक्सीनेट कर चुका है। अगर यूएस की बात करूं 31% तक वैक्सीनेट कर चुका है, यूके 22%। और अगर भारत की बात करूं तो भारत देखो अभी जितनी आबादी है हमारा ना उतने उसके हिसाब से सिर्फ 2.2% ही हम जो है वैक्सीनेशन कर पाए हैं अभी तक। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो यहाँ पर बात करें ट्वीक्स वैक्सीन पॉलिसी क्राइज आउट फॉर एम शुड बी प्रायोरिटाइज द मोस्ट वल्नरेबल। मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है ना तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो सबसे मतलब जिनको खतरा है ना कि मतलब कोरोना वायरस हो सकता है या फिर जिनको हो चुका है, तो वहां तक पहली सप्लाई हम पहुंचा दे। हम इस तरीके से प्रायोरिटी बनाकर हमें चलना होगा। तो यहाँ पर 4 बातें यहाँ पर की हैं ऑथर के द्वारा, 4 तरीके से यहाँ पर सोल्यूशन बताया गया है और जिन जिन एरियाज में हम काम कर सकते हैं। तो अभी उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहली बात जो कर रहे हैं कि अभी जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उनको कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर वही बात करें, तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अभी जो स्टेट्स है, राज्य हैं, तो अभी उनको उनका एलोकेशन ना देने की बजाय आप इस तरीके से काम कर सकते हो कि जो आईसीएमआर है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो ये मतलब मेडिकल क्षेत्र के मामले में रिसर्च करने वाली एपेक्स बॉडी है भारत सरकार की। ओके, तो अभी ये ना इनका जो गाइड कर सकती है जो हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं यहाँ पर कुछ ट्रांसपेरेंट पैरामीटर्स के बिहाफ पर। जैसे यहाँ पर बात करें कि वल्नरेबल पॉपुलेशन, मतलब कि ऐसी पॉपुलेशन जहां पर मतलब कि कमजोरी पाई जा रही है और कोरोना वायरस फैलने का ज्यादा यहाँ पर चांसेस है। ओके, दूसरा यहाँ पर बात करें रेट ऑफ वैक्सीनेशन कि मतलब जहां पर वैक्सीनेशन बहुत कम हुआ है, ओके, तो मतलब उसको प्रायोरिटी आप बनाओ। तीसरी बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कोविड केसेस, मतलब केसेस जिस एरिया में ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, वहां पर हमें यहाँ पर प्रायोरिटी बनानी होगी। और फिर बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी रेट की। ओके, तो पॉजिटिविटी रेट कितना निकल रहा है, मतलब अगर हम कंपेयर करें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से यहाँ पर कंपेरिजन करके चल रहे हैं, एक ही राज्य है जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो एक में हो सकता है कि जो 10% है उससे यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा हो। ओके, एक दूसरे हो सकते जहां पर कम हो। तो यहाँ पर जो जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, तो हमें पहले वहां पर फोकस करना होगा, प्रायोरिटी उसकी बनानी होगी। फिर आगे बात करें कि जो वैक्सीन वेस्टेज हो रही है उसका भी रिकॉर्ड रखना बाकायदा, कि मतलब कि जिस राज्य में या जिस भी पॉपुलेशन एरिया में आप जो है ना वैक्सीन भेज रहे हो, तो कितनी वहां पर उस एरिया में वैक्सीन वेस्टेज हुई। तो मतलब कि हमें ये रिकॉर्ड रखने से ये फायदा रहेगा ना कि मतलब फ्यूचर में जब उस एरिया में भेजेंगे, दूसरी डोज की सप्लाई भेजेंगे, तो पता रहेगा कि एक्चुअल में जो पिछली बार भेजी थी कितनी थी, इस बार फिर उसी हिसाब से भेजना पड़ेगा कि वैक्सीन की वेस्टेज जो ना कम से कम हो। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेजरमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम वलरेबिलिटी की बात करें ना,
तो उसको अगर मेजर करना तो यहाँ पर जो हमारी करंट पेस ऑफ स्प्रेड है या फिर पैंडेमिक कितने पैमाने पर फैला है, तो इसको भी ये चीज भी देखनी होगी। दूसरा यहाँ पर जो हमारे हेल्थ वर्कर है या फ्रंटलाइन जो ग्रुप्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका साइज कितना है, ओके, तो वो भी हमें देखना होगा। तीसरा यहाँ पर बात करें जो हमारी बुजुर्ग पॉपुलेशन है, उसको भी देखना होगा। ओके, तो अभी जो स्टेट्स हैं तो उनको अभी प्रायोरिटाइज करनी होगी जो वैक्सीन डिलीवरी है, तो वल्नरेबिलिटी के हिसाब से, तो अभी इस तरीके से ही हमें आगे बढ़ना होगा। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं, दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं जो आईसीएमआर है, वो क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ओके, तो किसके ऊपर, ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन द टू डोजेज ऑफ वैक्सीन। अभी देखो, दो तरीके की वैक्सीन लग रही है। जब भी आप सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहां पर एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। तो जब वैक्सीन लगेगी तो पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, तो आपको भी पता होनी चाहिए कि आपको कौन सी वाली वैक्सीन लगी है। ओके, क्योंकि अभी जब एक वैक्सीन लगेगी ना तो कुछ हफ्तों के बाद दूसरी वाली लगेगी। तो अभी यहाँ पर ऑथर वही बात कर रहे हैं कि इसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन आप कर दो कि जो दूसरा जो गैप रखना है ना अपने दो डोजेस के बीच में, वो कितना है, 3 हफ्ते का है, 4 हफ्ते का है या 5 हफ्ते का है। तो इसके बारे में आपको क्लैरिटी देनी होगी। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, और इससे यहाँ पर जो मतलब घबराहट की जो यहाँ पर भावना है ना, तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में ये है कि कोर्स पूरा नहीं हो रहा उनका। जैसे अभी फर्स्ट डोज तो उनको मिल गई, लेकिन दूसरी डोज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर है ना अभी भी मतलब संशय है। कहने का मतलब ये है कि सप्लाई तो पहुंच नहीं रही है। तो जो पहले पहले जिन्होंने लगवा ली है, तो दूसरी बार पता नहीं वहां पर वही टाइम फ्रेम में वो लगवा पाएंगे। अगर जहां पर जो ऑफिशियली जो बात की जा रही है कि 4 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लगता है, अगर 4 हफ्ते हो गए, अगर दूसरे को वहां पर डोज ही नहीं मिली, तो फिर वो मतलब एक तरीके से फेलियर हो जाएगा ना। मतलब जिस तरीके से कोर्स काम करता है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा कोरोना वायरस के खिलाफ। तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसकी क्लैरिटी दे। और तीसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है ना इस वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसको सिंप्लीफाई भी करना होगा, आसानी से आम जन जो ना वो मतलब उसमें एंटर कर सके। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोविन ऐप की बात कर रहे हैं, तो कोविन पोर्टल भी चल रहा है। ओके, कंप्यूटर खोलोगे, नेट खोलोगे, तो वहां पर कोविन पोर्टल भी है और कोविन ऐप, तो ये मोबाइल फोन में चलेगी। तो अभी हुआ क्या है कि हाल ही में कुछ दिनों में ना इसके रिगार्डिंग काफी टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिली है, मतलब एरर देखने को मिले हैं। लोग अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रही है। तो फिर ऑनलाइन यहाँ पर मतलब ये सारा काम चलता है। तो अभी इसी को सही करने की बात कर रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई भी करो और मतलब सही भी करो। ओके, तो यहाँ पर जो ये कोविन ऐप होगी ना, तो उसको मतलब इस तरीके से बनाओ कि मतलब कि हर कोई बंदा ना आसानी से जो है ना असेस कर सके इस टेक्नोलॉजी का। और इसके अलावा ये भी बात कर रहे हैं कि जो ये ऐप है ना, तो इसको इस तरीके से प्रोग्राम करो कि मतलब ये बताए बकायदा कि जिसने भी अपने आप को रजिस्टर किया इस ऐप के थ्रू, उसका मतलब उसने जो है ना फर्स्ट डोज उसने ले ली है। ओके, तो उसी को पहले यहाँ पर प्रायोरिटी बनानी है उसी बंदे की, कि अभी जब उसने फर्स्ट डोज ले ली है, 4 हफ्ते बाद ना सबसे पहले अगर वैक्सीन की सप्लाई आपके पास आती है ना, तो किसी पहले बंदे को मतलब कि जिसने अभी शुरुआत से नई तरीके से वैक्सीन लगवाई ना, उसको पहले छोड़ दो आप, उस इसी बंदे को लगवाओ जिसने पहली डोज लगा ली थी। ओके, तो अभी ये ऑथर काफी बढ़िया सुझाव यहाँ पर दे रहे हैं कि एक प्रोग्रामिंग तैयार कर लो, उसी में प्रोग्राम तैयार कर लो उसी ऐप में, कि जो फर्स्ट डोज इन्होंने ले ली है तो उन्हीं की प्रायोरिटी बनाओ कि पहले वो सेकंड जैब अपनी कंप्लीट कर ले, जितना भी उसका जो 4 हफ्तों का टाइम फ्रेम था उसमें। ओके, तो इससे ये होगा कि इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब हम कह सकते हैं कि बंदा जो है ना वो फुली वैक्सीनेट हो गया। ओके, तो मतलब ऐसा हम ना कर लें कि मतलब कोई नया आया तो उसको जो अगर सप्लाई आई तो उसको वैक्सीनेट कर दिया, और जो ये 4 हफ्ते बाद जो जा रहा है मतलब कि दूसरा डोज लेने, तो उसको मिले ही ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रायोरिटी बनाने की बात करते हैं। दूसरे इसके अलावा बात करेंगे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मतलब कि जो निष्काम भावना से मतलब काम करती है। ओके, तो अभी उनको क्या करना है, उनको मदद करनी है उन लोगों की जिनको डिजिटली काम करना नहीं आता है, जो मतलब कि अपने आप को इस कोविन ऐप के थ्रू रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में समझ नहीं है, मोबाइल फोन वगैरह चलाना नहीं आता है, तो उनकी मदद करनी है। ओके, तो मतलब यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पर जो वॉक इन रजिस्ट्रेशन है, ओके, तो वो नहीं बढ़ती है, तो यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई है तो यहाँ पर उसके इंक्रीज, उसका लेवल इंक्रीज होने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। तो देखो, जो तो बंदे अनपढ़ है तो वो तो सीधे वॉक इन रजिस्ट्रेशन ही जाकर करवाते हैं ज्यादातर, तो वहीं पर जाकर जो है रजिस्ट्रेशन होती है ऑन द स्पॉट, तो उनके जो है यहाँ पर टीकाकरण हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो मतलब पहले से रजिस्टर करके जाते हैं। और इसमें ऐसा होता है कि आपको पहले ही टाइम फ्रेम मिल जाता है, कि डेट मिल जाती है कि इस डेट को आपको वैक्सीनेट किया जाएगा, और दूसरा टाइम फ्रेम भी मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको आना है।
तो सीधे सिर्फ आपने आपने हॉस्पिटल पहुंचना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपको सीधे वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। तो मतलब आपको लाइन वगैरह में लगने की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को रजिस्ट्रेशन उसका करवाने के लिए। और चौथी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डिलीवरी सेंटर्स है ना, तो उनको मैप आउट कर लो कि मतलब कि मैक्सिमाइज जो है ना असेस हो सके। तो कहने का मतलब ये है, डिलीवरी सेंटर्स जो है ना उनको आप बढ़ा लो। तो जैसे अभी हॉस्पिटल्स है ना, तो वहां पर ही तो आपको वैक्सीनेट लग रहा है, तो वो एक तरीके के डिलीवरी सेंटर्स है। तो वही बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर सेंटर्स और खोल लो, ताकि जो मतलब भीड़ है ना वो ना इकट्ठा हो। अगर भीड़ इकट्ठा नहीं होती है तो फिर इन्फेक्शन फैलने के भी यहाँ पर चांसेस कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिलीवरी सेंटर्स बढ़ाने की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 बातें की गई हैं, जो कि काफी अहम बातें हैं। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, व्हाई द आरबीआई शुड बाय एनबीएफसी बॉन्ड्स। तो देखिए, बॉन्ड्स जो होता है ना, ये शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक बंदा यहाँ पर बॉन्ड इशू करेगा और कोई दूसरा बंदा उस बॉन्ड को खरीदेगा। लेकिन इसमें होगा क्या, जो दूसरा बंदा बॉन्ड को खरीदेगा ना, तो यहाँ पर पैसे की सप्लाई देगा, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा जो पहले वाला बंदा होगा वहां पर। ओके, जैसे एक कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, तो कंपनी बी कह लो या फिर इन्वेस्टर कह लो। तो कंपनी ए ने कहा कि मैं अभी 50,000 करोड़ के ना इसका मैं बॉन्ड इशू इशू कर रहा हूँ। ओके, मतलब इसको, इसके अलावा जो और इनके नाम है, हम ये भी कह सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू कर दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया। ओके, तो उसने कहा कंपनी के मैंने 50,000 करोड़ का बॉन्ड इशू किया। तो अभी इन्वेस्टर्स आएंगे। ओके, तो इन्वेस्टर कोई एक नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, उसमें जो यहाँ पर आम इन्वेस्टर्स वो हो सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब भी हो तो वहां पर हम बैंकों की बात करते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपनी जैसे ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, तो वो कंपनी ने 50,000 रुपए मार्केट से उठाने हैं। तो अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने बॉन्ड्स के थ्रू ना एक यहाँ पर पेपर देगा कि अगर आप मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं आपको जो ना इतने परसेंट के हिसाब से जो है इंटरेस्ट रेट दूंगा। ओके, तो इसी हिसाब से फिर और भी अगर कोई बढ़िया स्कीम देती है कंपनी, तो उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती जाती है। तो मुद्दा ये है कि बॉन्ड्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करना होता है। ओके, और उसी पैसे को इकट्ठा करके फिर किसी काम पे लगाना होता है। फिर वो काम जब चलता है, फिर उसमें जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को भी कई बार शेयर किया जाता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ, या जो रिटर्न जो तय होती है पहले कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो दे दिया जाता है। तो अभी बात कर रहे हैं शुरुआत में उदय कोटक। तो उदय कोटक कौन है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है कोटक महिंद्रा बैंक के। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना, तो ये भी काफी बढ़िया बैंक है, मतलब कि ये लॉस में नहीं है और ये प्राइवेट बैंक है। ओके, कोटक और महिंद्रा इन दोनों का ये जो है ना कोलैबोरेशन। और अभी इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर ना अपने आप से जो इसकी जो बैलेंस शीट है ना, तो उसको ये एक्सपैंड कर सकता है। बैलेंस शीट मतलब कि जो लिक्विडिटी की ये सप्लाई देता है ना, अलग अलग अदारों में पैसा देता है कि आप बढ़ो आगे। तो मतलब अच्छे खासे तरीके से हमारी इकोनॉमी की है ना सपोर्ट हो सकती है इस यहाँ पर पैंडेमिक के दौरान। तो पैंडेमिक की सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है कि पैसे की कमी फील होना शुरू हो चुकी है अलग अलग यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो अभी सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं कि मतलब बिल्कुल सही तरीके से जो ना सेंट्रल बैंक अपनी ड्यूटी यहाँ पर काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर बात करें लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, तो जैसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन रेपो ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा। जैसे अभी पिछले साल की बात करें तब से अभी चला रहा है, तो अभी इसको और जो है ना एक्सपैंड कर सकता है, अपना जो अमाउंट है उसको एक्सपैंड कर सकता है। तो जो मतलब जो एरिया है, कवरेज एरिया, उसको बढ़ा सकता है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी स्कोप है कि आरबीआई जो है ना अभी जो डायरेक्ट जो है लिक्विडिटी सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करे, अपना जो स्कोप उसको एक्सपैंड करे, कहां तक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज तक। ओके, तो यहाँ पर अगर एनबीएफसी को भी पैसा मिलता है तो यहाँ पर भी ऐसा ही पैसा फ्री में नहीं जाएगा। तो कोई एनबीएफसी बॉन्ड इशू करेंगे, जैसे यहाँ पर शुरुआत में बात करी एनबीएफसी बॉन्ड्स। ओके, तो वो बॉन्ड्स इशू करेंगी, बताएंगे कि इतना इंटरेस्ट हम देंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलेगा। लेकिन शर्त तो यही है ना कि पैसा मिले। तो यही बड़ी दिक्कत होती है मार्केट में कि पैसा कहीं से मिले। ओके, तो यहाँ पर वही बात करेंगे, अगर इस तरीके से आरबीआई आगे बढ़ता है तो जो काफी बढ़िया तरीके से ना जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स है हमारी इकोनॉमी की वो पूरी हो सकती है। खासतौर पे जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वहां पर, मतलब ज्यादातर इनको पैसा चाहिए होता है किसी ना किसी रूप से, तो इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जा सकती है। तो अगर मैं कोई एग्जांपल लूं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की, तो बहुत कॉमन नाम अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो वो है मुथूट फाइनेंस।
जो कि आपको गोल्ड लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक तरीके की वो एनबीएफसी है। इसके अलावा अगर मैं और एग्जांपल लूं कि मगर आपके दिमाग में छप जाए कि एनबीएफसी क्या होती है, तो अगर मैं बात करूं टोयोटा कंपनी की ना, तो टोयोटा देखो, टोयोटा क्या कारें बेचती है। तो अगर कोई भी बंदा किसी एजेंसी में कार खरीदने जाता है ना, तो टोयोटा का अपना फाइनेंस भी होता है। ओके, तो जो टोयोटा का अपना फाइनेंस है ना, तो वो टोयोटा का एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जब भी आप टोयोटा के शोरूम में गाड़ी लेने जा रहे हो, कोई बड़ी गाड़ी लेने जा रहे हो, कोई भी गाड़ी लेने जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम आपको इतने परसेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हम आपको खुद पैसे देंगे और आप हमारी गाड़ी लीजिए। ओके, मतलब इस तरीके से जो टोयोटा फाइनेंस है वो भी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आरबीआई जो रूलिंग देता है ना, तो ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग बैंकों के लिए है तो वही एनबीएफसी के लिए है। बैंकों के लिए थोड़ा यहाँ पर जो प्रणाली होती है वो अलग होती है, आरबीआई की जो रूल्स होते हैं थोड़े अलग होते हैं। एनबीएफसी के लिए थोड़ा अलग होता है। ओके, ये जो एनबीएफसी है ना, ये बैंक नहीं होते हैं पर्याप्त रूप से। ओके, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, नॉन बैंकिंग यहाँ पर टर्म यूज की गई है। और इसके अलावा बात करें कि ये भी सच्चाई की बात है कि आरबीआई ने मतलब लिक्विडिटी कंडीशंस को बढ़ाया है हमारे बैंकिंग सिस्टम में। अगर एक साल की हम बात कर ले, जब से जो यहाँ पर पैंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ पर लैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो मैंने एक वीडियो भी डाला था कि क्रेडिट ग्रोथ जो है ना वो कम देखने को मिली है इस बार, जो ये वाला फिस्कल ईयर गुजरा है हमारा 2020-21। मतलब क्रेडिट ग्रोथ होती है कि बैंक कितने पैमाने पर जो पैसा है ना वो उसको आगे लोन के ऊपर दे पा रहे हो, तो उसमें अभी कमी पाएगी। उसके बहुत सारे रीजन थे, तो पर्टिकुलर वीडियो भी आप जो है देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाकर। तो यहाँ पर बात करें कि जो आरबीआई ने यहाँ पर लिक्विडिटी सपोर्ट इस फिस्कल ईयर में भी यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने हाल ही में एक अनाउंसमेंट की। क्या अनाउंसमेंट की? उसने कहा है कि जो जी सैप है, जी सैप क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। देखो ये क्या होता है, ये जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो जिसकी मैंने बात की, डेस्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो बिल्कुल जब सरकार यहाँ पर अपना बॉन्ड इशू करती है ना, गवर्नमेंट अपना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू करती है कि मैंने भी मार्केट से पैसा उठाना है, इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, उसको कोई यहाँ पर पर्याप्त जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो अब उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ओके, तो यहाँ पर जो मार्केट है वही वो भी इन्वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर कौन इन्वेस्ट अभी करने जा रहा है? यहाँ पर अभी आरबीआई करेगा। ओके, तो अभी कितना पैसा यहाँ पर देगा यहाँ पर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत? ये अभी जो है ना 1 लाख करोड़ के जो है गवर्नमेंट पेपर जो है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको परचेज करेगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 21-22। तो फर्स्ट क्वार्टर कब से शुरू हुआ? फर्स्ट क्वार्टर शुरू हो गया हमारा 1 अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, तो जून एंडिंग तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जून महीने तक जो है ना 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पर जो है इतने के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी। ये पैसा इन्वेस्टर के रूप में आरबीआई देगा सरकार को। सरकार यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट जो है बाद में आरबीआई को दे दी जाएगी, और बाद में वही पैसा जो सरकार ने ये उठाया है ना, इसी पैसे को आगे फर्दर लगाएगी कहीं ना कहीं पर। ओके, चाहे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाएगी, मतलब कि वो पैसा कहीं ना कहीं रूप से घूम के फिर मार्केट में ही आ जाएगा, इकोनॉमी में ही आ जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है ना डेवलपमेंट का काम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से दूसरी जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पर इसकी भी बात करें कि इसके चलते भी यहाँ पर ना क्रेडिट मिल रहा है जो स्मॉलर एनबीएफसी, जो छोटी एनबीएफसी है जिनका दायरा अभी इतना बड़ा नहीं है। ओके, तो वाया बैंकिंग, बैंक फंडिंग। अभी इसमें क्या होता है, जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इसमें जो हमारा आरबीआई है ना, तो वो 1 साल से लेकर 3 साल तक यहाँ पर ना अभी जो जो भी वहां पर जो प्रेवलेंट रेपो रेट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करता है बैंकों को। तो उस पैसे को बैंक क्या करते हैं, फर्दर एज ए इन्वेस्टर जो है ना यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लेते हैं। मतलब वही, मतलब कि कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो अभी यही बैंक जो ना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कहां पर, जो अभी बात कर रहे हैं अभी जो स्मॉलर एनबीएफसी है ना, तो यहाँ पर इनको पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो ये होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, जिसमें जो है जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पर किसी पर्याप्त रेपो रेट के ऊपर पैसा देता है बैंकों को, फिर आगे बैंक जो है ना आगे इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में, मतलब कि वहां पर से भी कुछ ना कुछ रिटर्न बैंकों को मिलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर बात करें कि छोटी एनबीएफसी में भी आप जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें जो एनबीएफसी है, तो उनका बहुत क्रिटिकल रोल है हमारे यहाँ पर जो इंडिया का क्रेडिट सिस्टम है, मतलब जो पैसा लोन पे देते हैं। जैसे मैंने टोयोटा फाइनेंस की बात की थी, वो भी आपको एनबीएफसी है, पैसा फाइनेंस पे लोन पे दे रहा है, तो वो भी आपको क्रेडिट कर रहे हैं, पैसा क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर अभी भी ना बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जो कि अनबैंक्ड है। ओके, हमारे देश में, मतलब जहां पर की क्रेडिट की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, पैसे की सप्लाई नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर जो रास्ता सुझाया जा रहा है यहाँ पर आरबीआई, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली परचेज करे पेपर इशू बाय द
मेजर लीग एनबीएफसी, मतलब कि जो एनबीएफसी बॉन्ड्स है ना, तो वो भी खरीदे, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है ना आरबीआई, बिल्कुल उसी तरीके से एनबीएफसी बॉन्ड्स भी खरीदे। तो इनको भी हमें आगे धकेलना है कि मतलब इनका जो स्कोप है ना भारत में फैले। ओके, मतलब लिमिटेड अदारा इनका ना रह जाए, एनबीएफसी भी आगे बढ़े जिस तरीके से बैंक आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जिस तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूं मुथूट फाइनेंस की, तो आप गोल्ड लोन, काफी ब्रांचेस इनकी खुल चुकी है, तो काफी बड़े पैमाने पर ये अपने आप को एक्सपैंड कर पा रहे, लेकिन और भी बहुत सारे छोटी और आगे यहाँ पर आखिर में बात करें जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, तो अभी ये मतलब इस प्रोसेस में रहता है कि थॉरोली ना यहाँ पर सुधार कोई ना कोई करता रहता है। जो एनबीएफसी है उनकी यहाँ पर जो ओवरसाइट है, मतलब जो निगरानी करनी होती है उसके ऊपर, तो यहाँ पर 4 लेयर का यहाँ पर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर जो कुछ पैरामीटर जिसके यहाँ पर जो है यहाँ पर ओवरसाइट की जाती है, एनबीएफसी के ऊपर निगरानी रखी जाती है कि कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है कि ऑपरेशनल साइज, मतलब कि कितने बड़े पैमाने पर ये एनबीएफसी फैला हुआ है। ओके, मतलब कितना यहाँ पर एसेट्स हैं इसके, तो यहाँ पर उस हिसाब से। और दूसरा यहाँ पर लीवरेज, क्या प्रॉफिट है। तीसरा यहाँ पर इंटरकनेक्टेडनेस, कि आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो जितनी भी शाखाएं चलती हैं एनबीएफसी में। ओके, और चौथा यहाँ पर नेचर ऑफ एक्टिविटी है, कहने का मतलब है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि कितनी इनकी एक्टिविटीज लैंडिंग की हो रही, मतलब पैसा जो ब्याज पे दे रहे हैं, कितना इनके पास यहाँ पर जो ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं थ्रू द यहाँ पर एनबीएफसी बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये सभी एक्टिविटीज, मतलब कौन सी एक्टिविटी ये कर रहे हैं, तो ये सब ध्यान यहाँ पर रखी जाती है। मतलब कोई यहाँ पर भी कोई ऐसा पैमाना ना हो कि जो इलीगल हो, तो ये सब चीजें यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है कि जो जो सबसे सही रास्ता जो सुझाया जा रहा है वही है कि फॉर द लार्जेस्ट एनबीएफसी टू इशू बॉन्ड्स फॉर द डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन बाय आरबीआई। तो सीधी सी बात की, मतलब कि जो बड़े बड़े एनबीएफसी हैं, तो मतलब वो बॉन्ड्स इशू करें और मतलब आरबीआई के थ्रू जो ना पैसा इकट्ठा करे। तो देखो, आरबीआई जिसके ऊपर मोहर लगा दे, आरबीआई शुरुआत में अगर किसी को यहाँ पर बॉन्ड्स के थ्रू पैसा दे रहा है, जिसका मतलब है कि मतलब एक तरीके से मैसेज देना बाकी इकोनॉमी को कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है अभी वो भी आगे बढ़ चढ़कर एनबीएफसी में हिस्सा ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, जिसके चलते मतलब एक विश्वास बढ़ेगा, अगर आरबीआई कर रहा है तो बाकी भी करें। ओके, तो अभी सेंट्रल बैंक को यहाँ पर यह भी करने की जरूरत है कि जो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स है ना, तो मतलब जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो ऑपरेशन है उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का यूज बढ़ाए। ओके, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनको सही तरीके से बेस करके चले, तभी जो है ना यहाँ पर जो है डिमांड बूस्ट होगी इन बॉन्ड्स की, जो जिसको हम यहाँ पर एनबीएफसी बॉन्ड्स भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो। तो यहाँ पर जो ये मैंने जी सैप की बात की ना, तो ये 10 साल का बॉन्ड होता है। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू, मतलब जो भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है 10 साल तक यहाँ पर गवर्नमेंट ट्रेजरी में ये पैसा रहता है। तो सेम जो यूएस की ट्रेजरी ना, तो वो भी जो बॉन्ड इशू करती है तो वो भी 10 साल का ही करार होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में ये चला जाता है, इसको हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मार्केट में, हमारी मार्केट में से जो हमारा सेंसेक्स है, तो काफी जो गिरावट देखने को मिली। रीजन ये है कि बहुत सारा पैसा निकल गया, तो निकल के कहाँ चला गया, चला गया यहाँ पर यूएसए में, क्योंकि यूएसए की जो गवर्नमेंट थी, यूएस ट्रेजरी जो थी, ओके, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना हमारे यहाँ पर, वैसे वहां पर ट्रेजरी, तो वो यहाँ पर 10 साल के लिए यहाँ पर जो बॉन्ड इशू कर रही थी ना, तो उसमें इंटरेस्ट रेट कुछ अच्छा मिल रहा था, जिसके चलते भारत की इकोनॉमी से काफी पैसा निकला और वहां पर जाकर उन्होंने यूएस के बॉन्ड साइन कर दिए। तो अभी इसमें क्यों तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स के बारे में, टैकल द डिस्कम्फर्ट। ओके, तो अभी यहाँ पर बात करने जा रहे हैं जो मतलब जिस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, हमारे घरों तक जो पावर पहुंचती है उसके बारे में। तो अभी यहाँ पर भी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है जो कि काम करती हैं, जिनको कि हम डिस्कॉम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिस्कॉम बोलते हैं। तो अभी शुरुआत में ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी सुजेशन जो था ना, किसके लिए सुजेशन दिया जा रहा है यहाँ पर, नेशनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, मतलब एक तरीके से एक राष्ट्रीय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टैब्लिश यहाँ पर की जानी चाहिए। तो ये पिछले 3 सालों से ये सुजेशन ये चल रहा है कि मतलब जो दिया जा रहा है सरकार को कि आप ऐसे काम करो। ओके, तो हालांकि अभी इसी के रिगार्डिंग ऐसा रिफॉर्म अभी तक लाया नहीं गया है।
और अभी बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, आजादी के बाद का क्या सिनेरियो था। यहाँ पर पूरा इतिहास थोड़ा बहुत बताया गया है हमारे जो यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसके रिगार्डिंग। तो आजादी के बाद यहाँ पर बात करें कि जो पावर सेक्टर था, तो यहाँ पर क्या थे, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे। ओके, मतलब जितने राज्य थे उतने उनके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स थे। ओके, जो कि यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए थे अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948। ओके, तो अभी इसके अलावा बात कर रहे हैं कि मतलब ये सेटअप किए गए थे एज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटीज हैंडलिंग जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इन यहाँ पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का काम था कि मतलब कि यूटिलिटीज यहाँ पर जो है ना संसाधन यहाँ पर पैदा करने हैं और यहाँ पर जो भी जनरेशन हो रही है उसको हैंडल करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना उसको हैंडल करना है, आगे ट्रांसमिट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए, ओके, जो कि सरकार बिछाती है। तो जो आप जो है बड़े बड़े जो खंबे देखते हो ना, जो मतलब खेत खलिहानों से निकल कर आगे जाते हैं, ओके, तो मतलब वो सभी के सभी यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइंस का ही हिस्सा है। वो आगे जब आपके घरों तक यहाँ पर बात पहुंचती है तो वहां पर हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फिर छोटे छोटे खंबे आ जाते हैं, फिर उनसे क्या होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आपके घरों तक या फिर कंपनी तक, जहां तक भी सप्लाई पहुंचानी। आगे यहाँ पर बात करें जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो थे, तो इन्होंने बहुत दशकों तक यहाँ पर काम किया। ओके, तो अभी ज्यादातर ना अगर मैं बात करूँ ना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के, तो यहाँ पर भी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। मतलब कि कुछ स्टेक जो है ना राज्य सरकारों के द्वारा इसमें भी बेच दिया जा चुका है प्राइवेट कंपनीज को। और ज्यादातर जो आप अगर नाम पढ़ोगे ना किसी भी यहाँ पर राज्य सरकार का जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, साथ में यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड भी यहाँ पर जो है लिख दिया गया है। तो अभी अभी कुछ समय पहले की बात करें कि मतलब कि डेकेड्स तक इन्होंने काम किया है विदाउट रिगार्ड टू कमर्शियल कंसर्न। मतलब कि कमर्शियल कंसर्न मतलब ऐसा कि किसी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को आगे नहीं आने दिया गया कि आप भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पर जो बिजनेस है इसमें आगे आए। तो यहाँ पर ऐसा होता था कि ज्यादातर जितने भी ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जो जितने भी राज्य सरकारें बनती थी ना, तो ज्यादातर इसके इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग की पॉलिटिक्स होती थी। अगर यहाँ पर सपोज करो कोई ऐसा एग्रेरियन स्टेट है जहां पर कि ज्यादातर जो है फसलें ही बोई जाती हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह बहुत कम है, तो मतलब उसके संदर्भ में भी ना यहाँ पर जो राज्य सरकारें होती थी तो मतलब काफी इसके रिगार्डिंग भी जो पॉलिटिक्स करती थी। जैसे यहाँ पर फ्री सप्लाई दे दी, मतलब 5 सालों तक जहां पर जितनी देर तक सरकार रहेगी, तो मतलब अगर एग्रेरियन स्टेट है तो मतलब कि जितनी मर्जी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, जितने मर्जी आप ट्यूबवेल चलाओ जो है ना, तो मतलब कोई भी आपको खर्चा नहीं आएगा। तो मतलब इस तरीके से ना मतलब उनको संतुष्टि होनी शुरू हो गई और यहाँ पर जो सरपरस्ती बन गई यहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी जो भी सत्ता में आती थी। ओके, तो इस तरीके से जो फाइनेंस था ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मतलब अच्छे तरीके से बिगड़ा है। मतलब कि अच्छे तरीके से इसके रिगार्डिंग पॉलिटिक्स आज भी की जाती है। मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ एरियाज अर्बन एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर जो है जो पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का काफी हाई कर दिया जाता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जब यहाँ पर टोटली फ्री कर दी जाती है। मतलब कि अच्छे तरीके से जो फाइनेंस है ना उसको उड़ाया जाता है। तो खुद से भी यहाँ पर सरकार जो ना काफी सब्सिडी जो है यहाँ पर दे देती है, कुछ यहाँ पर जो यूनिट माफ वगैरह किए जाते हैं। मतलब ये पूरा सिनेरियो चलता है। तो अभी बात करें जो पहला मेजर रिफॉर्म आया था वो आया था मिड 1990s में। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इनका जो भार था उनको कम करने की कोशिश की, जो यहाँ पर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो यहाँ पर बात की गई सेपरेट जनरेशन की, ट्रांसमिशन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंटाइटीज की। ओके, तो यहाँ पर हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो ना अलग अलग कर दिया कि ट्रांसमिशन का काम कोई यहाँ पर और संभालेगा, जनरेशन को जो उसका काम है जो है वो कोई और संभालेगा। तो ज्यादातर अभी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं तो ज्यादातर अभी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन का जो है काम संभालते हैं, जो यहाँ पर ट्रांसमिशन उसका काम संभालते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी टेक्निकल और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा तो उसको यहाँ पर साथ में लेकर चला जाएगा। तो ज्यादातर यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहाँ से आ रहा था, वर्ल्ड बैंक से आ रहा था। ओके, तो वर्ल्ड बैंक को कब बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, तो इसका आंसर करें आप मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आगे यहाँ पर बात करें कि इसके फर्दर 1990s के बाद भी कुछ यहाँ पर अमेंडमेंट्स आई,
जिसके चलते यहाँ पर बात करेंगे दो यहाँ पर इंटरवेंशन हुई, जिसमें पहली बात कर रहे हैं एसिलेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम की, ये 2002 में लेकर आया गया। और दूसरा यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ओके, तो यहाँ पर 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया नए वाला। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है वो क्या बात कर रहा है, तो ये इसने कुछ यहाँ पर काफी बदलाव ये लेकर आया पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में। तो कुछ यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, जैसे पॉइंट वन यहाँ पर बात करें कि डीरेगुलेट कर दिया ऑफ लाइसेंसिंग फॉर जनरेशन। पहले ऐसा था कि अगर पावर जनरेशन का कोई प्लांट लगाना है ना, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ रहा है, तो अभी ये काम नहीं है। ओके, तो इसको डीरेगुलेट कर दिया। तो ज्यादातर देखो जो प्राइवेट सेक्टर भी पावर बना रहा है ना, पावर जनरेट कर रहा है, जिसने मतलब डिमांड पूरी की है। तो पहले तो समय ऐसा था कि मतलब लाइट काफी दिन तक मतलब जाती रहती थी, जहां पर हर दिन मतलब एक समय होता था कि जब लाइट का कट लगना है। तो अभी ये सिनेरियोस थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि भारत के काफी राज्यों में अभी सिनेरियो है, मतलब काफी जरा लाइट कट्स लगते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी प्राइवेट सेक्टर काफी उभर कर आगे आ गया। तो यहाँ पर अभी जो लाइसेंसिंग की जो प्रथा खत्म कर दी, तो अभी ज्यादातर जो है पावर जनरेशन के सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं। तो उसमें भी कौन सा सेक्टर कैसे पावर जनरेट कर रहे हैं, ज्यादातर ज्यादातर ये यूज कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स को। ओके, मतलब कि जहां पर कोल यूज किया तो थर्मल पावर प्लांट एक जगह लग गया ना, यहाँ पर आपको पानी की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर जो भी काम होगा सिर्फ कोल के बेस पे होगा। तो यहाँ पर लगाओ, जितना पानी चाहिए सिर्फ वो पानी स्टीम बनाने के लिए चाहिए। ओके, वो स्टीम जब बनाते हैं उसको फिर बाद में टर्बाइंस में जाती है, तो टर्बाइन घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। ओके, दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं ओपन एक्सेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको भी बढ़ाया गया कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ानी, हर कोई इसको असेस कर सकता है। तीसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ओपनिंग अप द पावर ट्रेडिंग। तो ये पावर ट्रेडिंग का बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया। ये अभी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत ये शुरू किया गया कि मतलब अभी जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी आके ट्रेड कर सकता है, जो अच्छा दाम देगा उसके हिसाब से यहाँ पर, जो अच्छी क्वालिटी जहाँ पर रेगुलर सप्लाई देगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है उनको दाम मिलता जाएगा। तो इसमें ऐसा भी है कि भारत ने ना अपना एक अलग से एक्सचेंज भी शुरू किया हुआ है, पावर एक्सचेंज, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ओके, तो ये मतलब बिल्कुल जैसे सेंसेक्स होता है और जो हमारे निफ्टी इंडेक्स होता है ना, तो वहां पर भी क्या है, हम कहते हैं कि हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर जो है शेयर मार्केट है और मतलब कंपनीज वहां पर इन्वेस्ट कर रही है, तो मतलब ट्रेड चल रहा है पैसे का। तो यहाँ पर भी पावर का ट्रेड चलता है एनर्जी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में। ओके, तो यहाँ पर भी जो अच्छा खासा दाम देगा उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होता है, बिजनेस होता है पावर के मामले में। इसके अलावा बात करें मैंडेटरी मीटरिंग, तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पर मीटर्स ही नहीं थे, और जहां पर थे तो मतलब वहां पर वो खराब हो चुके। तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि मैंडेटरी मीटरिंग है। पांचवी बात कर रहे हैं कि अगर जो भी यहाँ पर पैनल जो भी प्रोविजन है, जहाँ कहने का मतलब जो अगर चोरी करता हुआ पाया जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको यहाँ पर कड़ी किससे कड़ी यहाँ पर जो पिनल प्रोविजन है वो देने की बात करें, मतलब सजा देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है, ओके, तो यहाँ पर वो स्पेसिफाई करे क्या, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्कोमिटेंट टैरिफ फिक्सेशन। मतलब कि क्या यहाँ पर जो ना मतलब इस तरीके का टैक्स आप लगाओ, मतलब ज्यादा ज्यादा ना हो, सरकारें टैक्स लगाती हैं लेकिन इतना ज्यादा भी ना हो कि मतलब प्राइस काफी ज्यादा हो जाए। तो इसके अलावा परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर उसको तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखिए, तो ये देखिए ये जो जहां पर देखना जहां पर लिखा ट्रांसमिशन, तो ये जो खंभे आप देख रहे हो तो यहाँ पर उसको हम बोलते हैं कि ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो सब ट्रांसमिशन कहने का मतलब है जहां पर इस तरह के जो खंभे आपको जो
और इसके अलावा जो आगे बात करें ना, यहाँ पर पहली बार एक मेजर स्टेप लिया गया भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर डिस्कॉम्स को बेल आउट करने के लिए, मतलब कि इनको थोड़ा बहुत पैसा मिले, जिसके चलते जो पिछला इन्होंने कर्जा देना ना आगे, जिनको भी जो है पेमेंट करनी है, तो वो कर पाए। मतलब इस तरीके से ये देखो, सिनेरियो इतना खराब था, बिजली चोरी इतनी होती थी, और इसके अलावा सरकारों की अपनी नीतियां ऐसी थी कि मतलब फ्री बिजली सप्लाई देनी है किस इलाके में, और यहाँ पर ज्यादातर मतलब फ्री सप्लाई ज्यादातर जाती थी, मतलब अपनी पॉलिटिक्स करने के यहाँ पर चलते, जिसके चलते जो डिस्कॉम्स थी ना, तो डिस्कॉम्स का मतलब यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अभी भी सरकार के अंतर्गत ही काम करती हैं, तो मतलब कैसे जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो अभी ये बहुत सारे लॉस में थी, तो मतलब इतने लॉस में थी कि मतलब अपना पैसा भी नहीं चुका पा रही थी जिनको आगे पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि पहला बेल आउट अभी निकाला गया सन 2000 में। तो उस समय यहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप एक बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोंटेग सिंह अहलूवालिया। ये मोंटेग सिंह अहलूवालिया ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्टूडेंट है, ओके। तो इनकी भी अच्छी खासी काबिलियत थी, इकोनॉमिस्ट थे अच्छे खासे, थे, इनको चुना गया, तो आगे फर्दर इनको काम दिया गया। तो मतलब कि ये योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के ना ये डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं, ओके। तो यहाँ पर मोंटेग सिंह अहलूवालिया, तो इन्होंने यहाँ पर एक स्कीम रेकमेंड की उस समय। तो यहाँ पर बात की वन टाइम सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, एक ही बार सेटलमेंट कर लो जो भी आपने अपने डिस्कॉम्स के जो पेंडिंग ड्यूज देने हैं किनको, टू द सेंट्रल बैंक पब्लिक सेक्टर, सॉरी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मतलब कि जो भी केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग चलाई जाते हैं, मतलब जिनको भी इन्होंने पेमेंट करनी थी, जहां से भी इन्होंने जो है पावर ली है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम लिया है, तो अभी उसके रिगार्डिंग बात करें तो ये बात करें कि इनकी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की। तो आगे इसी के बिहाफ पर एक ट्राइपार्टाइट, मतलब यहाँ पर तीन जगह पर एक एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ। किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ स्टेट गवर्नमेंट्स, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। ओके, इन तीन यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बीच में यहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ, जिसके चलते यहाँ पर जो था बॉन्ड्स इशू गए, बॉन्ड्स इशू की गई किस अमाउंट के, यहाँ पर 28,984 करोड़ के आसपास के। तो यहाँ पर 26 राज्यों को ये बॉन्ड्स इशू किए गए। तो मतलब कि कहने का मतलब वही, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि बॉन्ड्स इशू किए गए स्टेट्स के द्वारा, तो अभी उनको पैसा मिलेगा। ओके, तो मतलब पैसा मिलेगा इतना 28,000 या 29,000 करोड़ के आसपास। और मतलब कि उसके रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर जो ना ब्याज वगैरह देंगे आरबीआई को, जहाँ फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जहां से भी पैसा इनको मिला है। तो ये पैसा क्यों दिया गया कि मतलब कि फर्दर जो पेमेंट करनी है ना यहाँ पर सीपीएसयूज की, वो कर पाए। ओके, तो ये सिचुएशन थी। तो आगे यहाँ पर 2015 की बात करें कि उस समय एक और स्कीम यहाँ पर निकाली गई जिसका नाम था उदय स्कीम, जिसका मतलब था उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। तो इसमें भी यहाँ पर कोशिश की गई, यहाँ पर जो फाइनेंशियल और ऑपरेशन जो यहाँ पर टर्न अराउंड है डिस्कॉम्स के, मतलब उनको जो क्षतिग्रस्त वो 50, ओके, एंड पे बैक लेंडर्स बाय सेलिंग बॉन्ड्स। ओके, तो अभी इस तरीके से कहा गया कि जो मतलब जो जितना 100% सपोज करो कर्जा है ना, तो उसमें से यहाँ पर 75% डेट की ये बात करें कि उसका टेक ऑफ करो। ओके, मतलब कि सितंबर 2015 तक की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब जो लैंडर्स जिनसे भी आपने पैसा लिया है ना, तो उनको पैसा वापस करो उनका। ओके, तो किस तरीके से वापस करो? बॉन्ड्स को सेल करके, अपने जो बॉन्ड्स आपने खरीदे थे उसको बेच दो। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो 75% डेट है डिस्कॉम्स के ऊपर, उनके ऊपर जो बॉन्ड्स हैं उनको बेचो। ओके, मतलब कि उसका बेच कर जो पैसा आएगा, ठीक है, उसको आप पैसा उनको दो जो जिनसे भी लेंडर से पैसा पहले लिया था। दूसरा बात ये भी की गई कि जो 25% उनका डेट है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो बॉन्ड्स फर्दर इशू कर सकते हैं आगे, जिसके चलते वो अपने पास पैसा रखें और मतलब फर्दर जो है ना जहां पर भी पेमेंट करनी है वो करते रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्जा चुकाना है ना, तो उसको चुकाने के लिए भी दोबारा कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। ओके, तो ये मतलब ये सिनेरियो पेश किया गया यहाँ पर जो डिस्कॉम्स हैं, जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स उनके सामने। तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी वो यही थी कि मतलब कि जो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस है ना, तो मतलब उसको कम किया जाए। ओके, तो मतलब कि जैसे अभी 2018-19 की बात करें तो मतलब कि यहाँ तक कम से कम 15% तक यहाँ पर जो इतने जो लॉसेस होते हैं डिस्कॉम्स को, उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश की। तो यहाँ पर जो राज्य सरकारें ना, तो उनको ही उनके यहाँ पर चक्कर में डाला गया किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो जो उनका डेट है उसके हिसाब से ये अपने बॉन्ड्स को बेचे, या फिर जो बाकी का 25% डेट बचा उससे बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट खरीदें और पैसा खरीद के जो पेमेंट करें। तो इस तरीके का सिनेरियो बनाया गया। इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर किए गए, मतलब कि जो भी इसी यहाँ पर बाइंडिंग पैकेज का हिस्सा था कि जिसके चलते इंप्रूवमेंट लाई जाए।
लॉसेस को यहाँ पर कम से कम यहाँ पर रखा जाए। डिस्कॉम्स के बारे में आगे बात करें जून 2020 की, तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया था स्पेशल लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम। ओके, तो यहाँ पर ये अनाउंस की गई थी जो बीमार हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उनके बारे में। तो यहाँ पर 90,000 करोड़ का यहाँ पर लोन दिया गया स्कीम के तहत। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आईसीआरए, तो आईसीआरए क्या है? तो आईसीआरए का मतलब है इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, अलग अलग कंपनीज को यहाँ पर रेटिंग्स देते हैं कि उसके यहाँ पर जो क्रेडिट होता है उसके हिसाब से। तो जहां पर जितनी रेटिंग अच्छी होगी उतना इन्वेस्टर्स के साथ इंडिकेशन आ जाती है कि अगर यहाँ पर रेटिंग डबल ए है, ओके, ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए प्लस है, तो उसका मतलब तो बहुत जबरदस्त कंपनी है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए। ओके, तो मतलब इस तरीके से मतलब इन्वेस्टर्स को फायदा रहता है जब वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का आंकड़ा देखते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पर जो होती है भारत में भी और यहाँ पर वर्ल्ड में भी काफी जानी मानी जो है ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती है जिनके ऊपर की इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें आईसीआरए के द्वारा, तो ये कह रहे हैं कि जो ग्रॉस डेट लेवल है स्टेट ऑन डिस्कॉम्स का, मतलब जो यहाँ पर ग्रॉस कर्जे का जो लेवल है ना, जितने भी यहाँ पर राज्य सरकारों के द्वारा जो डिस्कॉम मतलब ऑन किए जाते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पर ये 6 ट्रिलियन रुपीज को क्रॉस कर जाएगा इन द फिजिकल ईयर 2022। और यहाँ पर 2021 का जो एस्टिमेशन है वो है 5 ट्रिलियन रुपीज का, मतलब इतना कर्जा इनके ऊपर हो जाएगा। तो आगे यहाँ पे बात करें कि अभी पिछले कुछ सालों की बात, तो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स कुछ हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, उसके बारे में अनाउंसमेंट हुई, लेकिन इसके बारे में आगे काम कुछ नहीं हुआ। और सिमिलर यहाँ पर कुछ बातें उदय 1.0 के बारे में भी की गई, जैसे हमने अभी उदय स्कीम के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आगे अभी बात करें कि अभी डिस्कशन होती है ऑफर। इसके अलावा यहाँ पर अग्रेसिव पोजीशन यहाँ पर ना, मतलब ये भी सोचा जा रहा है कि डिस्कॉम का प्राइवेटाइजेशन हो या नहीं, मतलब कि जो बाकी सलाहदारों तो वहां पर तो प्राइवेटाइजेशन अलाउ की हुई, लेकिन क्या डिस्कॉम्स को भी प्राइवेटाइज कर दें? ओके, तो यहाँ पर जो स्टेट जो इसके ऊपर मतलब कि टेक ओवर करके चलते, तो क्या फिर इनको प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या फिर एनकरेज करना चाहिए यहाँ पर जो प्राइवेट फ्रेंचाइजी है कि यहाँ पर आए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में और यहाँ पर जो है ना अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दे? तो यहाँ पर अभी बिडिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब एक स्टैंडर्ड बिडिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू हो तो स्टैंडर्ड बिडिंग यहाँ पर होनी चाहिए कि मतलब पता लगे जो भी कंपनी यहाँ पर ऑक्शन में आई है तो अच्छा खासा उसको भी कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट मिले। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि इस साल फरवरी में 1 फरवरी में जब निर्मला सीतारमन जी ने अपना बजट अनाउंस किया था ना, तो उस समय उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से जो ना हम यहाँ पर कंट्रोल करके चले। तो यहाँ पर उन्होंने टर्म यूज की डी लाइसेंसिंग। ओके, तो यहाँ पर बात की डी लाइसेंस हम करेंगे द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो यहाँ पर अगर इसको डी लाइसेंस करते हैं, कहने का मतलब है अभी तक ऐसा था कि ट्रांसमिशन जनरेशन और जनरेशन के मामले हमने पहले से ही हमने वहां पर डी लाइसेंस कर दिया, ताकि जिसने भी पावर जनरेशन के सेक्टर में ना तो आए कंपनीज आई तो काफी बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर खड़ा भी हो गया अभी तक। लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि यहाँ पर भी डी लाइसेंस कर दें और मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करें कि वो भी आए और एक तरीके का कॉम्पिटिशन जो ना वो पैदा कर दे, जो सरकारी डिस्कॉम्स है उनके सामने मतलब एक तरीके से अच्छी खासी जो डिलीवरी ना वो हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है, तो अच्छा खासा कंपटीशन हो जाएगा सरकारी और प्राइवेट कंपनीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में। तो यहाँ पर एक मेजर यहाँ पर शिफ्ट की बात करें कि गवर्नमेंट जो है ना जो प्राइवेटाइजेशन का फुल विचार लेकर चलती थी, अभी इससे शिफ्ट किया है टू अलाउइंग फ्री मार्केट असेस। ओके, मतलब इस तरीके की यहाँ पर फ्री मार्केट असेस तक यहाँ पर अपने थिंकिंग को बदला है। ओके, इसके अलावा बात करें कि अभी टाइम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि अभी जो है एनपीडीसी को वो सेटअप करते, जिसकी अभी शुरुआत में हमने लेक्चर की शुरुआत में बात की थी। ओके, नेशनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो ये होनी चाहिए।
और इसके अलावा बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर किसी एनपीडीसी को ऑन करेगी तो मतलब उसके पास क्या क्या पोटेंशियल होगी, क्या क्या चीजें हम अचीव कर पाएंगे उसके चलते। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें कि कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आगे यहाँ पर बात करें कि एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनडीपीसी होगा ना, तो वो क्या करेगा, वो एक पूल प्राइस जो ना यहाँ पर ऑफर कर सकता है अलग अलग यहाँ पर सेक्टर्स को, जो जो कि थर्मल सेक्टर में या रिन्यूएबल या हाइड्रोजन न्यूक्लियर सेक्टर से जो यहाँ पर बिजली उत्पादन करके जनरेट करके आगे दे रहे हैं। ओके, तो आगे जो है सरकारें जब खरीद रहे हैं तो आगे फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आम घरों तक। तो उसमें यहाँ पर एक पूल प्राइस, एक अच्छा खासा एक प्राइस जो है ना यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है कि इस प्राइस में आप दीजिए। ओके, इसके अलावा बात करें कि क्रेडिबल प्राइसिंग फॉर्मेट जो है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या टैरिफ लगाया जाएगा तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो है ना सप्लाई की जा सकती है पावर की टू द यूनियन टेरिटरीज, रेलवेज, आर्मी एंड अदर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ तक अपने इदारों तक भी डायरेक्ट सप्लाई भेज सकती है। ओके, तो मतलब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रन की जो डिस्कॉम, उनके ऊपर जो है डिपेंडेंसी वो रहने वो। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात करें पुट शोल्डर्स टू द व्हील, विल वी सी पॉलिटिकल बिकरिंग एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और ए कोऑर्डिनेटर स्ट्रेटेजी। कि मतलब कि आपस में मिलकर काम नहीं हो पा रहा है राज्य सरकारों और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उसी के रिगार्डिंग अभी बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है कि दोनों राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आपस में मिलकर काम करें, जहां जहां पर वैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई चाहिए वहां पर भेजी जाए। ओके, तो यहाँ पर ब्लेम गेम जैसी सिचुएशन जो है ना वो देखने को मिल रही है हमारी जो पॉलिटी है वहां पर। तो अभी उसी के रिगार्डिंग ऑथर जो है ना बात रख रहे हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या है, उसको कैसे पूरा करें, कैसे, मतलब कि अभी देखो रिसोर्सेस की कमी तो है, मतलब कि वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव अभी 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग थे अभी कर देनी थी 1 मई से शुरू, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। ओके, तो मतलब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं कि जिनके पास जो पर्याप्त सप्लाई बची है ना बहुत कम बची है, मतलब खत्म होने की किनारे। तो अभी ये सिचुएशन है। और अभी वही बात कर रहे हैं कि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना वो ये नहीं है कि मतलब जो अभी डिफरेंसेस हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो अभी
सुप्रीम कोर्ट की अभी जो ऑर्डर आया जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं है कि इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो अभी डिफरेंस हमारे बढ़ते जा रहे हैं राज्य और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में, टू एग्जीक्यूट ए वेल कंसीव्ड कोलैबोरेटिव कंटेनमेंट कम वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी। ओके, तो कहने का मतलब कि अच्छी, जो हम यहाँ पर एक काल्पनिक, जहाँ पर एक योजना की बात कर रहे हैं कि मतलब एक इस तरीके से कंटेनमेंट कम वैक्सीनेशन हम स्ट्रेटेजी बनाए, मतलब कि जिस तरीके जो स्प्रेड है ना कोरोना वायरस का, उसको रोका जा सके। ओके ओके, तो मतलब इसमें ये बात करें कि लिमिटेड रिसोर्सेज, तब उस उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे सही तरीके से हम यूज करें, तो इसीलिए यहाँ पर इस कोलैबोरेटिव कंटेनमेंट कम वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी की बात कही जा रही है। तो उसको कैसे यूज करना, वो उसी की बात कर रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग आगे बात करें कि ऐसी स्ट्रेटेजी ना मतलब काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि स्प्रेड कितने जो पैमाने पर फैल चुका है वायरस का। ओके, तो उसको कैसे रोकना है। ओके, तो इसके लिए हमें हो सकता है कि कुछ हार्ड डिसीजन भी हमें लेने पड़े। अगर हम कुछ राज्य सरकारों की बात करें, जहाँ जिस राज्य में जिस जिले में ज्यादा घातक यहाँ पर केसेस निकल कर आ रहे, तो उस यहाँ पर हार्ड डिसीजन उनके द्वारा लिए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर किसी तरीके की ना ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर किसी राज्य ने कुछ हार्ड डिसीजन ले लिए, तो दूसरी राज्य सरकार या फिर जो केंद्र सरकार है दूसरी सरकार को ब्लेम करना शुरू कर दे कि आपकी वजह से मतलब कोरोना वायरस जो है ना, ओके, वो ज्यादा फैल गया, या फिर जो इकोनॉमी है उसको लॉस होना शुरू हो गया। तो ऐसी ब्लेम गेम जो है ना आपस में अभी ये खेलने का समय नहीं है। तो ये हानिकारक होगी बड़े पैमाने पर हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी और हमारे देश के हेल्थ के लिए भी। तो अभी शुरुआत में वही बात कर रहे हैं कि अभी ऐसा क्यों चाहिए, ऐसे यहाँ पर स्ट्रेटेजी हमें क्यों चाहिए। तो सबसे शुरुआत में बात करें कि अभी अभी 250 के आसपास भारत के जिले ऐसे हैं जहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से ओवर हो चुका है, ज्यादा है। तो तोड़ा जा सके, जो कोरोना वायरस का जो मतलब स्प्रेड हो रहा है उसको तोड़ा जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अभी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ना, इन्हीं एरियाज में, अभी जो यहाँ पर 250 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो अभी उसको होल्ड कर दिया जा रहा है। ओके, तो मतलब वही बात करें कि एक और तो मतलब वहां पर आप लॉकडाउन वगैरह लगा रहे हो, ठीक है, ऐसे मेजर्स आप लेकर चल रहे हो। दूसरा, वहीं पर जो है वैक्सीनेशन ड्राइव को आपने रोक दिया, होल्ड पे लगा दिया, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ओके, मतलब बाकी जो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हो ना, कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज लगा रहे हो, तो उसके चलते ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अगर आप यहाँ पर इन एरियाज, इन 250 जिलों में अगर आप जो है ना वैक्सीनेशन को रोक दे, मतलब रोक इसलिए रहे ना, मतलब की सप्लाई कमी है, तो सप्लाई जितनी अवेलेबल है तो पहले यहाँ पर फोकस करो, मतलब जहां पर की ज्यादा यहाँ पर जरूरत है, जहां पर 10% से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो नए आप ग्रुप शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन अभी हम करने जा रहे हैं 18 टू 44 ईयर एज ग्रुप। ओके, तो वो भी अभी हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में बात कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप कंटेनमेंट फर्स्ट अप्रोच लगाकर चलो, मतलब कि जो कंटेनमेंट जोन जहां पर बने जिस जिले में, तो वहां पर पहले वैक्सीनेट करो। ओके, तो इनको आप बाद में भी कर सकते हो, मतलब जो नए सिरे से शुरू हो रहे हैं तो उनको बाद में भी किया जा सकता है, तो पहले वहां पर करो जहां पर ज्यादा जरूरत है। और आगे उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो लेसर अफेक्टेड एरियाज होंगे ना, मतलब कोई कोई भी जिला जिसके एक एरिया में तो अच्छा खासा स्प्रेड हो गया, और कुछ ऐसे एरिया जहां पर अभी अफेक्ट नहीं हुआ कोरोना वायरस का, तो उनको चांसेस ज्यादा है कि मतलब वहां पर भी स्प्रेड हो जाएगा। तो इसी के चलते यहाँ पर उनको टारगेट करना है, उनको वैक्सीनेट करना है सबसे पहले। ओके, तो तभी जो है ना हम कह सकते हैं कि बेटर तरीके से हम यहाँ पर प्रेपरेशन करके आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जो कंटेनमेंट, यहाँ पर जो लॉकडाउन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पर उनको एक तरीके से रिंग फेंस भाई आपके पास होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर रिंग फेंसिंग करने की बात की जा रही है। उसके आसपास में डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखो, और उस जिले में भी देखो जहां पर ऐसी पॉपुलेशन है, मतलब जहां पर ज्यादा कोरोना वायरस फैला है, जिनको कोविड हो गया, तो उनको यहाँ पर फुली वैक्सीनेट करना है। और इस तरीके की अगर रिंग फेंसिंग हम करते हैं, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट अगर करनी है, तो यहाँ पर हमें इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट चाहिए, जो हमारे पास लिमिटेड वैक्सीन रिसोर्सेज है उनकी। ओके, मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि जो नए बंदे आ रहे हैं और कैसे इसी एरिया, मतलब किसी ऐसे एरिया से है जहां पर अभी फैला नहीं है, बिल्कुल साफ एरिया, तो वहां पर अभी रहने दो। जहां पर ज्यादा चांसेस है फैलने के, मतलब कि उसके आसपास एरिया में फैल जाएगा, उसको यहाँ पर पहले प्रायोरिटी दो। उसके आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो वैक्सीन है। ओके, तो यहाँ पर उनको भी समय लगता है यहाँ पर इफेक्चुअल बनने के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी है ना ये वाली, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ओके, तो यहाँ पर दोनों को अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर दिखानी होगी। एक दूसरे की जो लिमिटेशंस है उसके ऊपर भी यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी। और यहाँ पर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल एडवांटेज जो उनका उठा सकते हो, तो उसके ऊपर फोकस करना होगा। और इसके अलावा कि अभी अभी की जो सिचुएशन बनी है ना, तो वही सही मायने में एक तरीके का टेस्ट है हमारे फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म जो जो हमारे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट,
फिर हमारी जो है टायर 3 की गवर्नमेंट आ गई, तो अभी इसी का अच्छा टेस्ट हो रहा है जो पेंडेमिक ने हमारे सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही उठा रहे हैं कि क्या मतलब जो ये हमारा जो पॉलिटिकल कलह है, हमारा झगड़ा है, मतलब राज्य सरकारों केंद्र सरकारों के बीच में, क्या इसके चलते यहाँ पर ये वेस्टेज होने देंगे रिसोर्सेज की? जैसे यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि सबको वैक्सीनेट करना है, सब जगह वैक्सीनेट करना है, इस तरीके से ये जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज ये वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं रहने वाला इनका। तो यहाँ पर दूसरी बात ये करें कि क्या